वे जो जो लाया गया अधिनियम, उसने विपक्ष की स्थिति साफ से सुंदर जैसी कर दी। न तो खाते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। पार्टी ने किसका लाभ मिला? ये बीजेपी को मिला। तो दोनों तरफ से लाभ बीजेपी का है। मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए इस साल का सबसे बड़ा झटका है जब उनका जो नारी बंधन अधिनियम का जो बिल है वो गिर चुका है। सबसे बड़ी चर्चा है क्योंकि 12 साल में पहली बार हुआ है कि जब मोदी सरकार ने कोई बिल जो है पास करने के लिए प्रस्ताव रखा हो लेकिन वो गिर गया हो। सबसे बड़ी बात क्योंकि उसको लेकर जिस तरीके से जो विरोध था वो कांग्रेस का काफ़ी मजबूती से यहाँ पर देखा गया, क्योंकि 2/3 बहुमत यहाँ पर जरूरत थी लेकिन वो जो है बीजेपी नहीं जुटा पाई। आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर जो है बिल पास नहीं हो पाया? कांग्रेस क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है? अगर उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इस बिल को लेकर क्या मायने हैं, और अगर हम इसको एक नगर निकाय संबंधित रूप में देखना चाहें तो उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हैं उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीष जी अरोड़ा। मुनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत की इस खास चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीष जी, जिस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम जो है जिस चीज को लेकर चर्चा करने वाले हैं, नारी बंधन अधिनियम, अभी आप देखें कि लगातार उदयपुर में भी जो है और पूरे देश में जो है इसको लेकर कार्यक्रम हुए हैं। महिलाओं ने रैलियां निकाली है, जगह जगह सभाएं की है, काफी कुछ किया। इसके बावजूद भी जो है बहुमत नहीं मिल पाया। हाँ, बहुमत नहीं मिल पाया, मगर इसका थोड़ा परिप्रेक्ष्य में जब अगर थोड़ा सा पीछे जाए हम, तो ये समय क्यों चुना गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? जब बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में, और उसके बाद सबसे बड़ी स्थिति जो है यह है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो लाया गया अधिनियम वो गिरा। 14 साल में पहली बार गिरा के क्यों गिरा? और राजनीति में एक कहावत है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इसमें कहाँ पे निगाहें थी और कहाँ पे निशाना था, और क्या ये जो बिल था वाकई बीजेपी की मंशा में पास कराने का था? ये 4-5 क्वेश्चन है। वे जो जो लाया गया अधिनियम, उसने विपक्ष की स्थिति साफ से सुंदर जैसी कर दी। न तो खाते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। उसका कारण मैं अब बताता हूं आपको। अगर ये बिल पास हो जाता तो परिसीमन भी आता और सीटें भी बढ़ती और सब कुछ होता, और परिसीमन नहीं आया तो क्या हुआ? परिसीमन न आने से सबसे बड़ा नुकसान विपक्ष को ही होने वाला है इन इलेक्शन में, क्योंकि जो इलेक्शन आएंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही एक दौरा शुरू कर दिया। वो ये दौरा शुरू किया कि विपक्ष नारी उत्थान के लिए कार्य करने नहीं देना चाह रहा सरकार को। अब कार्य करने नहीं देना सारा, इसमें भी बीजेपी का फायदा है, और बीजेपी नारी बंधन कर रही है, इसमें भी बीजेपी का फायदा है। नैरेटिव सेट हो गया। दोनों तरीके से फायदा किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का हुआ, और सरकार जहां भी इसके गठबंधन के लोग हैं उनको फायदा हुआ। तो फिर क्यों ऐसा चाल चली गई? क्यों ऐसा किया? क्या वाकई मंशा थी या नहीं थी? अब सवाल यहाँ के खड़ा हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई विधेयक अधिनियम लाने की कोशिश की, उसके लिए उसने बहुत पहले से मेहनत की। मगर आज जो स्थिति है, कल प्रियंका गांधी ने संसद में कहा था कि आपने इस अधिनियम को लाने से पहले क्या विपक्ष को पूरे को साथ लिया? नहीं लिया। उस पर कोई बात की नहीं की। आपने मीडिया में बात की, मीडिया में जाकर आपने कहा कि हम ये विधेयक, ये अधिनियम ला रहे हैं जो कि नारियों के हित में है, और 50% आबादी को इसका फायदा मिलने वाला है। मीडिया में आप बात कर रहे थे, मगर जो राजनीतिक दल है उनसे आपने बात नहीं की। क्या इंडिकेशन था कि अगर सबके साथ लेकर चलने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है, सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ लिया जाता, सबका विकास की बात की जाती, तो यहाँ क्यों नहीं किया गया? अगर यहाँ किया गया होता तो क्या विपक्ष आज ये कहने की स्थिति में होता था कि यह तो अचानक प्रोपेगेंडा सेट किया इन्होंने? ये परिसीमन के नाम पर जो पूरे देश में
अपनी सत्ता लाने की तैयारी कर रहे हैं 2029 में, और उसी के हिसाब से ये परिसीमन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा, यहाँ तक भी प्रियंका ने कहा कि ये चाणक्य भी आज अगर ऊपर बैठकर देख रहा था तो वो भी हैरान रह जाता कि भारतीय जनता पार्टी ने वो चाल चली। तो और जो गिरा, इसके पीछे भी पूरा जो लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। किस तरीके से लाभ मिला? आपने जब शुरुआत की थी अपने जवाब की, तो आपने ये भी कहा था कि क्या वाकई में बीजेपी जो है विधेयक लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती, इसके पीछे की गणित जो है कुछ और है कि जो दिखाया जा रहा है वही सही है, या इसके पीछे की जो गणित है वो चीज़ है? तो आपके अनुसार क्या है कि इसके पीछे जो है मंशा बीजेपी की कुछ और तरीके की अगर और है, तो फिर इतना जो पूरे देश भर में जो एक तरीके से जो एक अभियान चला, महिलाओं को एकजुट किया गया, जिस तरीके से आप देखें कि पीएम मोदी ने खुद जो है यहाँ पर 13 अप्रैल को जो है दिल्ली में जाकर जो है इस सभा को जो है संबोधित किया गया, तो क्या इसके पीछे दूसरी कुछ मंशा है? देखिए, सीधी सी मंशा है कि लोगों के बीच में ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने में सफल हो गई कि 50% देश की आबादी जो महिला है उसके लिए विपक्ष नहीं चाहता उनका आगे उनको बढ़ाया जाए, उनको राजनीतिक लाभ मिले, उनको 33% सीटें मिले, इसीलिए उन्होंने इसको ड्रॉप कराया। अगर ये बात नारियों के बीच में चली गई या महिलाओं के बीच में चली गई, या वो जो यूथ महिलाएं हैं जिनको इस चीज़ का लाभ मिलता, वो क्या सोचेंगी कि वाकई विपक्ष ने ऐसा खेल खेला, और पूरे देश में वातावरण बनेगा विपक्ष के खिलाफ, और उसका लाभ किसको होगा? नेचुरली सत्ता दल को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। सत्ता विपक्ष को फंसा रही, बिल्कुल फंसा दिया, उलझा रही। फंसा दिया, पूरी तरह से फंसा दिया। कांग्रेस को इसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो आपको लगता है कि इस खेल में या इस पासे से, पासा भी कह सकते हैं इसको, ये जो पासा फेंका है, हाँ, इसमें शतरंज की चाल है, इसमें जो पासा फेंका है, इससे ये जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की नीति है वो लोगों के सामने आएगी कि वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाने देना। कांग्रेस की नीति अलग है। कांग्रेस की नीति पे अगर आप जाते हो तो कांग्रेस को जो डर है, जो हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे थे परिसीमन को लेकर, आरक्षण और परिसीमन दो अलग अलग इशू है। परिसीमन अगर होता है तो सत्तारूढ़ दल अपने हिसाब से परिसीमन करेगा। जैसे कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं या ट्राइबल क्षेत्र हैं, उनसे कुछ सीटें लगातार विपक्ष को मिलती रही हैं और विपक्ष की सरकारें वहां बनती रही। मगर जहां मार्जिन 10,000 है, 20,000 का, कुछ पोर्शन ऐसे तोड़ दिए जाते हैं, उसका 2 टुकड़े में हो जाता है, तो उससे क्या होगा? जो विपक्ष की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस की तरफ चली जाएगी। अब जैसे उदयपुर की हम बात करें, उदयपुर में कांग्रेस के कुछ बाहुल्य क्षेत्र है जहां से कांग्रेस हमेशा जीतती रही है, चाहे आपका हाथीपोल ले लो या फिर सलावटवाड़ी या और क्षेत्र ले लो। अब वहां पे भी परिसीमन के बाद जिस तरह से नगर परिषद में परिसीमन हुआ है तो वहां टुकड़े कर दिए गए। तो कांग्रेस के जो फतेह सिंह जी राठौड़ है वो क्या चिल्ला रहे हैं कि हमारी स्थिति अब खराब हो गई, परिसीमन को लेकर के जो हालात बन रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे कांग्रेस को लाभ नहीं होगा। तो जो कांग्रेस है वो जब एक नगर निगम के चुनाव तक के में डरी हुई है कि परिसीमन का प्रभाव पड़ेगा। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। यहाँ अपन जहाँ बैठे हैं यहाँ पास में पंजाबी बाग है, थोड़ी दूरी पे, एक ही कॉलोनी के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक कॉलोनी में 50 घर है, 50 तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 50 घर का तो प्लॉट है वहां पे, मुश्किल से घर होंगे 20, और वो लगातार मांग कर रहे हैं हम बाइकआउट करेंगे चुनावों का। अगर एक साथ चुनाव का बाइकआउट करते वो तो क्या होता? वोट का इफेक्ट पड़ता। परिसीमन में इन्होंने इस तरह से कॉलोनी के 2 टुकड़े किए। नाले की इधर वाली पंजाबी बाग तो चला गया मांगीलाल जी की तरफ, वो दूसरा चला गया नाकोड़ो नगर में, तो वोट आधे हो गए। अब आधे हो गए तो इफेक्ट खत्म हो गया, उसका जो रोष है वो खत्म हो गया उनका, वो रोष ही नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। अगर इस उदाहरण को हम बड़े इलाज लेवल पे लेके जाएंगे तो वहां फर्क पड़ेगा, जिला परिषदों में फर्क। मैं जा रहा हूँ इस उदाहरण को लेकर हम जो है बात कर लेते हैं उत्तर और दक्षिण की,
अगर उस तरीके से बात कर लेते हैं ताकि हम एक बड़े कैनवास पर भी बात कर लें। उसके अलावा अगर हम जो दर्शक हैं जो समझना चाहें तो वो उदयपुर की नगर निकाय में जिस तरीके से जो परिसीमन की सीमा बढ़ी उसको भी हम समझा दें। देखिए, इसको लेकर अमित शाह ने डेटा पेश किया था संसद में। उन्होंने कहा था ये जो विपक्ष की धारणा है कि दक्षिण में जो सीटों की संख्या है वो कम होंगी, उन्होंने कहा नहीं, तमिलनाडु में 7.33 से बढ़कर 7.876 या ऐसे कोई डेटा बताया था, पॉइंट्स में बढ़ रहे थे। मगर उत्तर और दक्षिण में जो केरल को मान लो आप, केरल कौन सा एरिया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, किसके साथ में जाता है? कांग्रेस। तमिलनाडु के समय एआईडीएमके और डीएमके, यही दोनों बदलती रहती है। अगर वहाँ टुकड़े होते हैं और परिसीमन इस तरह से होता है कि वहाँ जहाँ इन लोगों की सत्ता आती है वहाँ पे नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ेगा। वहाँ भी सीट की संख्या बढ़ रही है, मगर वो जो महिला आएंगी उससे लाभ किसको मिलेगा? पार्टी को मिलेगा, बीजेपी को। आप यूपी में आ जाइए, सबसे बड़ा इलाका मोमडन बाहुल क्षेत्र है। अब उसमें टुकड़े कर दिए, जैसे अखिलेश की पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है या उनके टुकड़े, और इस तरह से कर दिए कि जब बहुजन समाज के लोग हैं उनका आधा हिस्सा कर दिया अखिलेश की तरफ, आधा हिस्सा कर दिया उधर की तरफ। फिर क्या होगा? तो जो पार्टियां, जो इनका जो दल है जिसके वोट बैंक पे डिपेंड है, उनकी संख्या गिरेगी। महिला आएंगी तो क्या कहेंगी? पार्टी ने किसका लाभ मिला? कि बीजेपी को मिला। तो दोनों तरफ से लाभ बीजेपी का है, परिसीमन में भी है और महिलाओं से भी है। मगर कांग्रेस इस चाल को पकड़ गई। कांग्रेस मतलब विपक्ष सारा पकड़ गया। और विपक्ष की हम बात करें, विपक्ष ये क्यों चाह रहा है कि परिसीमन ना हो, लेकिन जैसा है उसी तरीके से जो है इस बिल को पास कर देना चाहिए था। उसमें क्या लगता है कि उसमें क्या आइडियोलॉजी लगती है इसमें कांग्रेस? नहीं, इस समय अगर आप ऐसा करोगे तो इन पार्टियों के अंदर ही रोष खड़ा हो जाएगा। अगर आज जैसे 547 सीटें हैं या जो 500 उस पे है, इसमें से सीधी 30% चली जाए या 33% चली जाए, तो जिनके जो गढ़ जमे हुए उनका क्या होगा? जो सत्ता में गढ़ जमा के बैठे हुए हैं सांसद, उनका क्या होगा? वो चाहेंगे क्या? 1971 में जो है ये जनगणना जिस तरीके से जो है परिसीमन हुआ था, उसके बाद से एक लंबा समय हो चुका है। अब 2026 आ चुका, क्योंकि जिस तरीके से जो है पूर्व में इंदिरा गांधी ने जो है एक आयोग, जिस तरीके से परिसीमन की जो कमेटी थी वो बनाई थी, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको जो है इस रोक को 2026 तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब लगता है कि एक लंबा गैप हो चुका है और क्षेत्र काफी बढ़ चुका है। तो क्या लगता है कि इस परिसीमन को होने से देश को फायदा मिलेगा अगर हम पार्टियों को साइड में फ्री कर दे एक बार? तो मैं मल्होत्रा जी आपके जवाब दूं उससे पहले एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, पार्टियों की नीयत का। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, और आपको पता है मैंने हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव हुए तो विधान परिषद का इशू उठाया है। मगर सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या कहा बार बार कि हम उन लोगों को जगह नहीं देना चाहते जो बेकार हो चुके हैं। क्या शांतिलाल चपरोत बेकार हो चुका है? राजेंद्र राठौड़ बेकार हो चुका है? उनको सत्ता की मेन धुरी में क्यों नहीं लाया जाए? क्या वसुंधरा राजे बेकार हो चुकी है? तो ये जो लोग हैं, अगर ये विधान परिषदों में आते हैं तो क्या काम नहीं करेंगे? जब पार्टियां खुद विधान परिषद नहीं बनाना चाह रही, उसके पीछे क्या है कि जो आज सत्ता की मलाई हम खा रहे हैं वो और बटे ना। उस बटने को रोकने के लिए ये सारी नीयत है। वही क्वेश्चन का जवाब आपके इसके अंदर है कि सत्ता की लड़ाई का जो बंटवारा है वो कम से कम हो। तो परिसीमन और उसको लेकर के लोगों की अपनी एक नीयत है, सोच है। मगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी ये लेके आई है उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों तरफ से लड्डू अपनी झोली में रख लिया है, खेला कर दिया, बहुत बड़ा खेला। इसका इफेक्ट आपको अभी बंगाल में दिख जाएगा। वही दीदी के खिलाफ जो कहते हैं दीदी ओ दीदी, तो बहुत फेमस हुआ था पिछले ये मोदी साहब का दीदी ओ दीदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो, उन्होंने जो बात कही थी, अब वो जो खेला है अब देखने को मिलेगा। क्योंकि ममता ने साथ दिया कांग्रेस का। अब बंगाल में क्या होगा? जो वहाँ की महिलाएं, उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा कि ममता महिला विरोधी है, और उसका सीधा साफ इलेक्शन में लाभ। पिछली बार नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है कि ये जो पासा फेंका गया शतरंज का, ये अब की बार 400 पार के को देख के खेला गया, और अगर परिसीमन होता है तो खैर सीटें जो है 800 के
ऊपर भी बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद 600 पार। अभी तो बहुत दूर की घड़ी है, राजनीति बहुत रंग बदलती है। सुबह का रंग कुछ अलग होगा, शाम को, कल शाम को हमने सोचा था कि ये रिजल्ट आएगा, ये हमने नहीं सोचा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी ये किसी ने नहीं सोचा था। और हम तो सोच रहे थे पास हो जाएगा, राज्यसभा में इजीली चला जाएगा, मगर राजनीति के रंग है, अभी बहुत कुछ दिखेगा। पहले बंगाल के रिजल्ट देखेंगे हम, तमिलनाडु का रिजल्ट देखेंगे हम, उसके बाद फिर यूपी का इलेक्शन है, वहाँ के रंग देखेंगे, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरी सवाल, क्या लगता है अब इस अधिनियम के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा देश को? काफी लंबा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। 29 तक तो वैसे भी मान के चल रहे थे, है ना, मगर सरकार चाहे तो लास्ट में जाके कोशिश कर सकती है, मगर अभी क्योंकि जनगणना शुरू हो रही है 1 मई से, तो जब जनगणना के परिणाम आएंगे, उसके आंकड़े भी क्या दिखाते हैं, उसके बाद क्या एनालिसिस निकल के आता है, वो कुछ बताएगा कि क्या आगे की दशा होगी। मगर फिलहाल तो ये मामला टल गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिल गई है, हार कर भी। ठीक है मुनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े। तो देखिए ये थे मेरे साथ में डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति के काफी अच्छे जानकार भी हैं। किस तरीके से जो है ये पूरा मामला इन्होंने अपने अंदाज में बताया कि बीजेपी यहाँ पर भले ही जो है इस बिल को पास नहीं करवा पाई, लेकिन शायद उन महिलाओं के दिलो दिमाग में वो एक नैरेटिव सेट कर चुकी है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं जो है इस बिल को लेकर नहीं बल्कि महिलाओं को लेकर जो है ठीक नहीं सोचती है। और शायद हो सकता है कि जितनी मुनीष जी ने बात कही कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि राजनीति जैसा मुनीष जी बताते कि पल पल रंग बदलती है, लेकिन अब अगला जो रंग होगा वो राजनीति का क्या होगा, फिलहाल वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।